explanation of the chapter Money and Credit. So, in this chapter, Money and Credit, the first heading that has been given in the book is Money as a Medium of Exchange. तो हम इसको समझते हैं सबसे पहले कि मनी किस तरीके से एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल होती है. So once again, for the sake of your information, I would like to tell you children that the entire text of the book has been taken here. Only such things are going to be eliminated which are entirely useless. So देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि the use of money spans a very large part of our everyday life. कि हमारी जो everyday life है उसमें मनी का विस्तार काफी ज्यादा है. The use of money spans a very large part of our life. Use of money spans यानी कि मनी का जो इस्तेमाल है वो फैला हुआ है एक बहुत बड़े हिस्से में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में. कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम काफी ज्यादा पैसे का इस्तेमाल करते हैं हर एक चीज को लेकर के. Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. कि किसी भी दिन पे आप देखिए अपने चारों तरफ तो आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स मिल जाएंगे कि जिसमें मनी इन्वॉल्व है. ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन कि जिसमें मनी इन्वॉल्व है. कि चाहे आप मूंगफली खरीदिए, चाहे आप समोसा खरीदिए, चाहे आप कोई भी चीज़ खरीदिए तो उसमें मनी का ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होता है. कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दीज? तो क्या आप इनकी एक लिस्ट बना सकते हैं? और अगर आप इनकी एक लिस्ट बनाते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मनी का व्यापक इस्तेमाल है हर एक चीज़ में. सो इन मेनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी. कि इन सारे ट्रांजेक्शन्स में आप देखते हैं कि गुड्स का यानी कि सामान का खरीदना और बेचना होता है विद द यूज ऑफ मनी. कि एक आदमी पैसा देता है और वो सामान पाता है और दूसरा आदमी सामान बेचता है और उसे बदले में पैसे मिलते हैं. तो इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी. कि कई बार हम इन ट्रांजेक्शन्स में देखते हैं कि गुड्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा है बल्कि सर्विसेज एक्सचेंज की जा रही हैं मनी के बदले में. कि चाहे आप वोडाफोन की सर्विसेज लें, चाहे आप स्कूल में पढ़ाई करें तो आप वहाँ पे पेमेंट देते हैं, बदले में आपको सर्विसेज मिलती हैं. फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर. कि कुछ इस तरीके के भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं कि जिसमें एक फ्यूचर प्रॉमिस होता है मनी पे करने का. कि जैसे आपने कार खरीदी तो आपने कुछ पैसा दिया, बाकी पैसा आपने जो है वो कई बार इंस्टॉलमेंट में देने के लिए प्रॉमिस किया. तो इस तरीके के भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं कि जिसमें पैसे का एक फ्यूचर में पेमेंट करने का वायदा किया जाता है कुछ एग्रीमेंट्स के थ्रू. तो इस तरीके से हम तरह तरह के एक्सचेंजेस देखते हैं कि जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है. को आगे नेक्स्ट स्लाइड में भी कंटिन्यू किया जा रहा है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी. कि क्या कभी आप ये सोचते हैं कि ये ट्रांजैक्शन मनी के फॉर्म में ही क्यों किया जाता है? पैसे से ही हर एक चीज की खरीद फरोख्त क्यों होती है? कभी आपने इस बात को सोचा? तो एक जमाना ऐसा था कि जब मनी का इन्वेंशन नहीं था, जिस समय मनी का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय सामान के बदले सामान देने की परंपरा भी थी. जिस तरीके से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक आदमी बुक्स दे रहा है और दूसरी लड़की जो है वो बनानास दे रही है. और इस तरीके से इधर एक आदमी जो है टीवी या रेडियो जैसा कुछ दे रहा है और दूसरा आदमी को दूसरा प्रोडक्ट. तो ये प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं. तो अगर मनी हमारे इस्तेमाल में न होती तो हम भी ये प्रोडक्ट के बदले में ही प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहे होते, जैसा कि किसी जमाने में होता था. तो the simple reason is a person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. कि मनी में ही सामान की खरीद फरोख्त इसलिए होती है क्योंकि जिस व्यक्ति के पास में पैसा है, पर्सन होल्डिंग मनी, कि जिस भी व्यक्ति के पास पैसा है कैन इजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी. वो पैसे को एक्सचेंज कर सकता है किसी भी कमोडिटी से. कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप उस 100 रुपए को दे करके 100 रुपए का सामान उससे बदल सकते हैं. कि आपने 100 रुपए दे दिए और बदले में आपने 100 रुपए का आलू खरीद लिया. तो इस तरीके से हम मनी को जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते हैं और मनी को दे करके बदले में कोई भी सामान हम आसानी से ले लेते हैं, कोई भी सामान या कोई भी सर्विस हम आसानी से पा जाते हैं. तो वही बात आपने यहाँ पे देखी कि अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी. कमोडिटी मतलब आर्टिकल और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट. Thus everyone prefers to receive payment in money. तो इसी वजह से हर किसी को पेमेंट मनी में चाहिए होता है. कि जैसे आप पढ़ते हैं तो आप स्कूल में फीस जमा करते हैं, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फीस जमा करते हैं, तो जो आप पेमेंट करते हैं वो मनी के टर्म्स में करते हैं. अगर आप कहिए कि ठीक है हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में हम पढ़ने के बदले में जाकर के 5 बोरे जो है चावल दे आएंगे कि 5 बोरे चावल के आप पटा खाइए और कह दीजिए कि आपकी फीस हो गई, तो उसको नहीं माना जाएगा. आपको जो पेमेंट है वो मनी में ही करना होगा. तो हर कोई जो है वो पेमेंट को मनी के फॉर्म में रिसीव करना चाहता है एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स
दैट दे वांट, और फिर वो पैसा जो आपने स्कूल में फीस के रूप में जमा किया उस पैसे को दे करके चाहे उससे बसेस खरीद ली गई, चाहे उससे बेंचेस खरीद ली गई। तो इस तरीके से मनी को एक्सचेंज किया जाता है कमोडिटीज के द्वारा, कि मनी को दे करके कमोडिटीज ले ली जाती हैं, सामान ले लिए जाते हैं। टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर, ही वांट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाय व्हीट, कि कोई शू मैन्युफैक्चरर है जो कि मार्केट में अपने शूज बेच करके और बदले में व्हीट खरीदना चाहता है। तो दिस शू मैन्युफैक्चरर विल एक्सचेंज शूज दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड फॉर मनी, तो वो पहले अपने जूते बेच करके उससे पैसे कमाएगा, फिर उस पैसे को बदल करके उससे व्हीट ले लेगा। Imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money, कि अगर शू मैन्युफैक्चरर को जो है व्हीट खरीदना होता बिना पैसे के इस्तेमाल के, तो वो क्या करता? तो शू मैन्युफैक्चरर को फिर किसी ऐसे व्हीट बेचने वाले को ढूंढना पड़ता कि जिस व्हीट बेचने वाले को, जिस गेहूं बेचने वाले को जूते की जरूरत होती, तो वो अपने जूते उसको दे देता और बदले में उससे व्हीट ले लेता। तो अब इस तरीके से ऐसा व्हीट सेलर ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता कि जिसको जूते की ही जरूरत हो, कि जिसको जूते की जरूरत हो उसको जूते आपने दे दिए और बदले में उससे व्हीट ले लिया। तो इस तरीके का शू मैन्युफैक्चरर और इस तरीके का जो है व्हीट सेलर जब आपस में मिलते और वो आपस में समझौता करते तभी जाकर के वो चीज हो पाती। तो इस तरीके से बिना मनी के इस्तेमाल के ये परिस्थितियां काफी डिफिकल्ट हो सकती थी, जबकि मनी के इस्तेमाल से ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं कि शू मैन्युफैक्चरर ने अपने जूते बेच दिए और बदले में पैसा ले लिया और फिर उस पैसे को ले जा करके उससे व्हीट खरीद लिया, तो ये काम बहुत आसानी से हो गया। तो इसीलिए हम मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इसके द्वारा हमारा ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत ही आसान। डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव द डिस्कशन ओवर द टॉपिक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है, इसको समझने के लिए हम पुरानी बात को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। कि अभी हम बात कर रहे थे कि जब तक हम एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी करते हैं तो हमारा ट्रांजैक्शन बहुत आसान हो जाता है। कि अगर शू मैन्युफैक्चरर है और उसे व्हीट खरीदना है, गेहूं खरीदना है, तो वो अपने शूज को मार्केट में बेच देगा और उससे पैसे कमाएगा और उस पैसे को ले जा करके व्हीट वाले को दे देगा और उससे बदले में वो व्हीट खरीद लेगा। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज ना इस्तेमाल होती तो आपने देखा कि आपको क्या बताया गया था कि शू मैन्युफैक्चरर को किसी ऐसे व्हीट सेलर को ढूंढना पड़ता कि जिसको जूते की जरूरत हो, तो वो उसे अपने जूते दे देता और बदले में उससे गेहूं खरीद लेता। तो अब ये चीज इतनी आसान नहीं है कि आप गेहूं वाले के पास गए कि भैया हमसे ये जूते ले लो, बदले में हमें 5 किलो गेहूं दे दो। तो कहता कि भैया हमें जूते नहीं चाहिए, हम तो जो है इस समय शर्ट देख रहे हैं। तो अब फिर वो अगले किसी मर्चेंट के पास में जाता, कहता कि भैया हमसे जूते ले लो और हमें गेहूं दे दो। तो वो कहता कि नहीं, मैं तो इस समय जो है कुछ और बताता, कहता कि मुझे ट्राउजर्स की जरूरत है, मुझे शूज इस समय नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये एक्सचेंज कभी भी आसानी से पॉसिबल ना हो पाता। तो अब ये जो सिचुएशन है कि जूते बेचने वाला जो है उसे अगर गेहूं खरीदना है और अगर वो मनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो उस जूते वाले को ऐसे व्हीट सेलर को ढूंढना पड़ेगा कि जिसे जूते की जरूरत हो। तो इसी सिचुएशन को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब कि एक ऐसा कोइंसिडेंस, एक ऐसा चांस कि दोनों सेलर्स को एक दूसरे की चीजों की जरूरत हो, ये चीज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहलाती है। अब यहां आप प्रॉपर डेफिनेशन के फॉर्म में देखेंगे कि द कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ऑफन नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि इसको कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं। कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब कि बाय चांस एक ही जैसी जरूरत को महसूस करना, और इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी कहा जाता है क्योंकि दोनों पार्टीज एक ही जैसी जरूरत महसूस करती हैं। तो कह रहा है कि इज एन इकोनॉमिक फेनोमेनन, की एक इकोनॉमिक घटना है वेयर टू पार्टीज ईच होल्ड एन आइटम द अदर वांट्स, की जहां पे दोनों पार्टीज जो हैं उनके पास में एक ऐसा आइटम होता है जिसकी जरूरत दूसरे को है। कि जूते बेचने वाले को जरूरत है गेहूं की और गेहूं बेचने वाले को जरूरत है जूते की। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहलाता है। तो ऐसा बाई चांस ही हो सकता है, इसीलिए इसे कोइंसिडेंस कहा जाता है। कि ऐसा नॉर्मली जरूरी नहीं है कि व्हीट बेचने वाले को जूते की जरूरत हो और जूते बेचने वाले को व्हीट की जरूरत हो, तो इसीलिए इसे कोइंसिडेंस कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये एक इकोनॉमिक फेनोमेनन है कि जिसमें
टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और दोनों के पास वही आइटम होता है, दोनों उसी आइटम को होल्ड करती हैं जिसकी जरूरत दूसरे को है, कि गेहूं वाले को जूते की जरूरत है और जूते वाले को गेहूं की जरूरत है, और ये बाई चांस एक दूसरे से टकरा जाएं तो इसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है। सो दे एक्सचेंज दीज आइटम्स डायरेक्टली विदाउट एनी मॉनिटरी मीडियम, और वो अपने आर्टिकल्स को एक्सचेंज कर लें बिना किसी मॉनिटरी मीडियम के। मॉनिटरी मीडियम का मतलब कि मनी, कि बिना मनी के इस्तेमाल के वो एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज कर लें, कि जूते वाले ने गेहूं ले लिया और गेहूं वाले ने जूते ले लिए, तो इसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज इज द फाउंडेशन ऑफ अ बार्टरिंग इकोनॉमी। तो ये जो है ये बार्टरिंग इकोनॉमी का फाउंडेशन है। बार्टरिंग इकोनॉमी का मतलब कि एक्सचेंज इकोनॉमी, की जहां पर पैसे का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ सामानों की अदला बदली हो जाती है, उसे बार्टरिंग इकोनॉमी कहते हैं। तो गांव देहात में काफी लंबे समय तक ये चीज होती थी कि अगर तरबूज बेचने आया और बच्चों को तरबूज खाना है तो वो चावल या दाल लेकर के गए और उसको उन्होंने तरबूज से बदल लिया। तो कई बार इस तरीके की चीजें गांवों में होती थी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मींस दैट बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच कमोडिटी। कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब है कि दोनों पार्टीज इस बात पे तैयार होती हैं कि उन्हें एक दूसरे के सामान को बाई और सेल कर लेना है। तो ये चीज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहलाती है। गोइंग टू स्टार्ट हियर विद द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। कि मनी के मॉडर्न फॉर्म्स क्या हैं। तो बच्चों, किसी जमाने में आपने सुना होगा कि जो राजाओं महाराजाओं का दौर होता था तो उस जमाने में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। तो वो सोने और चांदी के सिक्के जो हैं वही फॉर्म ऑफ मनी थे। उससे पहले किसी जमाने में लाइव स्टॉक को एक्सचेंज करके उसके बदले में खाने पीने की चीजें ले ली जाती थी। लाइव स्टॉक का मतलब है कि जानवर के जैसे 10 गायें दे दी गई और बदले में जो है वो 100 बोरे अनाज ले लिया गया। तो उस जमाने में लाइव स्टॉक को ही फॉर्म ऑफ मनी माना जाता था। तो इस तरीके से फॉर्म ऑफ मनी जो है टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। कि अगर आज के जमाने में आप देखिए तो ये जो जमाना है ये प्लास्टिक मनी का जमाना है, कि आप अपनी पॉकेट में सिर्फ एक छोटा सा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड रखते हैं और उसी को आप स्वाइप करके उससे एक्सचेंज कर लेते हैं। उसी के बदले में आपको मार्केट में सामान मिल जाता है, आप कपड़े खरीद सकते हैं, आप गाड़ियां खरीद सकते हैं, आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं। तो जब आपने प्लास्टिक मनी को यूज किया, जब आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को यूज किया, तो कोई भी फिजिकल मनी आपकी जेब से ट्रांसफर नहीं हुई कहीं पे, लेकिन केवल एक ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट हो गया और उसके द्वारा आपने सामान को ले लिया। तो इस तरीके से करेंसी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो आप उनको देखेंगे इस हेडिंग में कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी क्या है या मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है। करेंसी नहीं बल्कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है। तो इसमें मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में सबसे पहली हेडिंग आती है करेंसी। करेंसी का मतलब करेंसी नोट्स। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, दैट इज पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में जिसको हम करेंसी बोलते हैं, तो करेंसी में कौन से मॉडर्न फॉर्म आते हैं? पेपर नोट और कॉइन, कि जो आज के टाइम में हम देखते हैं कागज के नोट और सिक्के। तो अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। कि पुराने जमाने में गोल्ड, सिल्वर और कॉपर वगैरह जो है वो करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होते थे, जिनकी अपनी भी फेस वैल्यू होती थी। लेकिन आज के जमाने में पेपर करेंसी यूज होती है। तो पेपर करेंसी की कोई अपनी फेस वैल्यू नहीं होती, कि वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। कि आपने देखा अभी कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने जब 1000 रुपए के नोटों को जो है बंद कर दिया, तो अब आज की डेट में वो 1000 रुपए के नोट जो हैं अगर किसी के पास मान लीजिए रखे भी हों तो वो यूजलेस हैं। उनको आप चाहे रॉकेट बना के उड़ा दीजिए, चाहे उसको आप नाव बना करके उड़ा दीजिए, वो किसी को मिल भी जाएंगे तो किसी के काम नहीं आएंगे। लेकिन गोल्ड कॉइन्स जो बहुत पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के जमाने में चलते थे, वो आज भी वैल्यूएबल हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक अपनी फेस वैल्यू है। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है वो किसी प्रीशियस मेटल की बनी नहीं होती है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसे, और इसी वजह से इसकी कोई फेस वैल्यू नहीं होती। इसके ऊपर सिर्फ एक गारंटी होती है, और वो गारंटी जब तक सरकार ने दे रखी है तब तक वो 1000 का या 500 का नोट है, उसके बाद फिर वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज, कि ग्रेन और कैटल की तरीके से वो एवरीडे यूज की चीजें भी नहीं है। तो द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, कि मॉडर्न करेंसी का अपने आप में कोई इस्तेमाल नहीं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि देन व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि जब इसका अपने आप में कोई इस्तेमाल नहीं, इसकी जब अपनी कोई फेस वैल्यू नहीं है, तो आप कैसे गड्डी भर कागज लेकर के जाते हैं और वहां से बदले में इतना सारा सामान खरीद लाते हैं? तो ये कैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल होता है? इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री,
कि इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसे कंट्री की गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है, कंट्री की गवर्नमेंट की गारंटी है इसके साथ। In India, the Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of the central government. कि Reserve Bank of India जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे करेंसी नोट्स इंट्रोड्यूस करती है। As per Indian law, no other individual or organization is allowed to issue currency. कि इंडियन लॉ के हिसाब से रिजर्व बैंक के अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल करेंसी नोट्स को इशू नहीं कर सकता। Moreover, the law legalizes the use of rupee as medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India. कि इंडिया में ट्रांजेक्शन्स को सेटल करने के लिए रुपए के इस्तेमाल को कोई मना नहीं कर सकता, कोई इसे रिफ्यूज नहीं कर सकता, कोई ये भी नहीं कह सकता कि आप जो है वो 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदने आए हैं तो आप 1-1 रुपए के सिक्के क्यों लेकर के आए हैं। अगर आप इस जिद पे अड़ जाइए कि आप बोरे भर सिक्के लेकर के जाएंगे, उसी से मोटरसाइकिल खरीदेंगे, तो दिन भर बैठ करके उसे गिनना पड़ेगा, लेकिन लीगली वो मना नहीं कर सकता है। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज, की रुपीज के फॉर्म में किया गया कोई भी पेमेंट कोई मना नहीं कर सकता, वो चाहे नोट हो चाहे कॉइन्स हो। Hence the rupee is widely accepted as a medium of exchange, और इसी वजह से रुपए को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात आपने समझ ली होगी बच्चों। So children, under the heading modern forms of money, आपने सबसे पहले देखा करेंसी। अब इसके बाद आप देखिए कि डिपॉजिट्स विद बैंक्स, ये भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। सो द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज द डिपॉजिट विद बैंक्स, कि आप बैंक में अपना पैसा जमा कर देते हैं और बदले में आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, जो कि आपके पासबुक में एंट्रीज होती हैं। वो एक तरीके का सर्टिफिकेट है इस बात का कि हाँ आपने इतना पैसा बैंक में जमा कर रखा है। At a point of time, people need only some currency for their day-to-day needs, कि जैसे आपको महीने की शुरुआत में तनख्वाह मिली तो आप सारा पैसा तुरंत ही नहीं खर्च कर डालेंगे, आपको कुछ ही पैसे की जरूरत होगी। कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स, कि अपनी डे टू डे नीड्स के लिए लोगों को केवल कुछ पैसे की जरूरत होती है। फॉर इंस्टेंस, वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, कि जिनको मंथ के एंड में सैलरी मिलती है तो नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग में उनके पास एक्स्ट्रा कैश होता है। तो व्हाट डू पीपल डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश, तो इस एक्स्ट्रा कैश को वो क्या करते हैं, दे डिपॉजिट इट विद बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम, कि वो अपने नाम पर एक बैंक अकाउंट खुलवा करके उसमें ये एक्स्ट्रा पैसा जमा कर सकते हैं। बैंक एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, कि बैंक जो है वो आपसे पैसा लेता है और बदले में आपको इंटरेस्ट भी देता है, कि मतलब आपका पैसा भी बैंक सुरक्षित रखेगा और साथ ही साथ आपका पैसा बढ़ा करके भी बैंक देगा। तो ये जो बैंक आपके पैसे को बढ़ा करके देता है इसे इंटरेस्ट कहा जाता है। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक, कि बैंक में जो आपका पैसा है वो पूरी तरीके से सेफ होता है और साथ ही साथ इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट, कि उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी लगता है। वरना घर में रखे हुए पैसे की चोरी हो जाने का भी खतरा है, या अगर वो चोरी नहीं भी हो जाएगा तो भी वो अपने आप मल्टीप्लाई तो नहीं ही होगा, लेकिन जब वो बैंक में रहता है तो वो मल्टीप्लाई भी होता है। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विदड्रॉ मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, और साथ ही साथ लोगों को ये भी फैसिलिटी होती है कि उन्हें जब भी जरूरत हो वो इस पैसे को निकाल सकते हैं। सिंस द डिपॉजिट्स in the bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits, कि ये जो बैंक के डिपॉजिट्स हैं इनको आप अपनी डिमांड पर निकाल भी सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, इसीलिए बैंक डिपॉजिट्स को डिमांड डिपॉजिट्स भी कहा जाता है। तो ये बात बच्चों आपने समझ ली होगी कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में पहला तो करेंसी था, फिर दूसरा डिपॉजिट्स विद बैंक, ये भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, कि बैंक में आपने जो पैसा जमा कर रखा है वो भी मनी का ही फॉर्म है, कि जब आप चाहिए तब आप उससे कोई भी अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में बच्चों कि जो मनी के जो मॉडर्न फॉर्म्स हैं उसमें एक अगला फॉर्म है जिसे हम चेक बोलते हैं। तो ये चेक क्या होता है इसे समझते हैं। व्हाट इज अ चेक, तो देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, कि डिमांड डिपॉजिट्स जो हमारे हैं, डिमांड डिपॉजिट का मतलब कि जो भी पैसा हमने बैंक में जमा कर रखा है वो हमें एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और वो इंटरेस्टिंग फैसिलिटी क्या है कि हम बैंक से पैसे को निकाले बिना केवल एक पेपर साइन करके और हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये जो हम पेपर साइन करते हैं इस पेपर को ही चेक कहा जाता है। आपको यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है कि ये चेक इस तरीके की होती है, आप इस स्लाइड में साथ ही साथ आप देख भी सकते हैं कि चेक कैसी होती है। तो ये आप चेक के फॉर्म को यहां पे समझ सकते हैं। तो देखिए, तो आपको बताया जा रहा है कि इट इज दिस फैसिलिटी विच लेंड्स इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी और द मीडियम ऑफ एक्सचेंज,
कि हमारे डिमांड डिपॉजिट्स पे हमें ये जो फैसिलिटी मिलती है कि हम एक चेक साइन करके और अपने बैंक में जमा पैसे को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल कर लें, ये एक बहुत ही एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमारे डिमांड डिपॉजिट्स को, जो कि हमारे बैंक बैलेंस को मनी का फॉर्म देती है, मनी का रूप देती है। तो देखिए, यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक इंस्टेड ऑफ कैश, कि कई बार आपने देखा होगा कि पेमेंट जो है वो चेक से कर दिया जाता है कैश देने के बजाय, कि आप स्कूल की फीस भी चेक में जमा कर देते हैं, चेक डिपॉजिट करके भी आप फीस जमा कर देते हैं। For payment through check, the payer who has an account with the bank makes out a check for a specific amount, कि चेक से पेमेंट करने के लिए जो अकाउंट होल्डर होता है उसको बैंक चेक्स इशू करता है, तो हर अकाउंट होल्डर के नाम पर एक स्पेसिफिक सीरियल नंबर की चेक इशू होती है कि सीरियल नंबर इतने से सीरियल नंबर इतने की चेकबुक जो है वो इस अकाउंट होल्डर के नाम पर इशू है, और इसका पूरा रिकॉर्ड बैंक में मेंटेन किया जाता है। ये नहीं है कि हाँ स्टेट बैंक में मेरा भी अकाउंट है और स्टेट बैंक में ही आपका भी अकाउंट है तो मेरी चेकबुक आप ले जाइए और आप उसको पेमेंट कर दीजिए, ये नहीं हो सकता है। तो ये जिस जमाने में कंप्यूटर्स नहीं होते थे उस जमाने में भी जब चेक साइन की जाती थी तो उस चेक को पहले वहां पर बैंक में कंफर्म किया जाता था कि ये जो आदमी चेक दे रहा है उसी के नाम पर वो चेक इशूड है कि नहीं, तो वो चेक का सीरियल नंबर मिला करके इस बात को तय किया जाता है कि जो चेक को इशू कर रहा है चेक उसी के नाम पर है कि नहीं है। तो यहां पे आपको बताया जा रहा है कि फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक, कि जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक चेकबुक मिलती है जो 10 पन्नों की, 50 पन्नों की, 100 पन्नों की हो सकती है। तो जब आप पेमेंट करेंगे तो उस पेमेंट पे तो उस चेक पे आपको एक सिग्नेचर करना होगा और आपको एक अमाउंट फिल करना होगा और जिसको आप दे रहे हैं उसका नाम आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे जो चेक का फॉर्मेट लगा हुआ है इस पे आप देख सकते हैं कि इस पे एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है और उसके नाम पर चेक काटी जा रही है। तो अब ये चेक क्या होती है कि अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेक एक पर्सन के नाम पर इशू की गई है, एक व्यक्ति के नाम पर इशू की गई है और साइन करने वाला व्यक्ति दूसरा है। तो जो पर्सन चेक साइन करता है उसका बैंक में अकाउंट होता है और जिस पर्सन को चेक दी जाती है उसके नाम पर पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि चेक एक पेपर होता है जो कि बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि बैंक एक स्पेसिफिक अमाउंट जो अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट में से जिसके नाम पर चेक दी गई है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे या उसे कैश दे दे। तो कई बार इस तरीके से चेक साइन की जाती है कि उसमें अकाउंट होल्डर का मतलब कि उसमें पेई का नाम लिखा होता है कि जैसे मेरा बैंक अकाउंट है तो मैंने एक चेक साइन किया 1 लाख रुपए का और उस पर लिखा कि पे टू साहिल श्रीवास्तव। तो साहिल उसको लेकर के जब बैंक में जाएंगे तो बैंक उनसे सिग्नेचर लेगा और उनको उतना पैसा कैश दे देगा। जबकि दूसरा तरीका है कि पैसे साहिल को कैश ना दे करके साहिल के अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएं। तो अगर साहिल के अकाउंट में अगर पैसे भेजने हैं तो उसे अकाउंट पे ही बनाना रहेगा। तो अकाउंट पे ही बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ऐसे स्लैंट लाइंस बनाई गई हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट पे ही, कि मतलब ये पैसा उनके हाथ में ना दे करके उनके अकाउंट में डाल दिया जाए। तो ये जो है दोनों तरीकों से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। तो अब ये अकाउंट पे ही चेक जो है आप कहेंगे कि अगर उस बैंक में साहिल का अकाउंट ना हो, तो अगर साहिल का अकाउंट उस बैंक में नहीं है तो जिस भी बैंक में साहिल का अकाउंट है साहिल मेरी दी हुई चेक को, कि मान लीजिए मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेक दी और साहिल का अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो साहिल मेरे स्टेट बैंक की चेक को बैंक ऑफ बड़ौदा में लगा सकते हैं और वहां पे फॉर्म भर करके वो चेक लगा देंगे और मेरे स्टेट बैंक के अकाउंट से पैसा डिडक्ट होकर के साहिल के बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में आ जाएगा। तो ये अकाउंट पे ही चेक होती है। और अगर ये चेक अकाउंट पे ही नहीं है, अगर ये जो है बियरर के नाम पे है उसे बियरर्स चेक बोलते हैं। बियरर का मतलब कि जिसके हाथ में है। तो अगर वो बियरर्स चेक है तो साहिल सीधे स्टेट बैंक जा करके और उस चेक को लगा करके और वहां से पैसा कैश लेकर के और जा सकते हैं। तो ये दोनों तरीकों से पेमेंट को सेटल किया जाता है। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए एक चेक का भी फॉर्मेट लगा हुआ है कि आप उसे देख लें। बाकी नॉर्मल यूज में भी आप काफी सारा चेक्स के द्वारा ट्रांजेक्शन्स देखते ही होंगे, कोई इसमें बहुत अनोखी बात नहीं है।